वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल चैलेंजेस इन ब्राज़ील के बारे में। अब जब हम सोशल चैलेंजेस इन ब्राज़ील को स्टडी करेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। हम पहले देखेंगे कि ब्राज़ील में जो डेमोग्राफिक फैक्ट्स है, यानी कि कौन सी वो फैक्ट्स है ब्राज़ील को लेके जो हमें याद रखने ज़रूरी है। फिर हम जानेंगे रीजंस फॉर चैलेंजेस इन ब्राज़ील, यानी कि ब्राज़ील में जो सोशल चैलेंजेस हम देखते हैं इसका मेन कारण क्या है। यहाँ पर हम वहाँ का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में थोड़ा देखेंगे, फिर वहाँ पर पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, ये सारे चैलेंजेस के बारे में थोड़ा जानेंगे, यानी कि वो कारण क्या क्या है जिसके वजह से वहाँ पर ब्राज़ील में चैलेंजेस देखी जाती है। फिर देखेंगे सोशल चैलेंजेस सिंस 1980s, यानी कि 1980s से हम ब्राज़ील में क्या क्या वो सोशल चैलेंजेस है, किस तरीके का सोशल चैलेंजेस है जो देखते हैं। अब जो भी लोग इग्नो एमए सोशियोलॉजी के लिए ये टॉपिक पढ़ रहे हो उनको मैं कुछ चीज़ें पहले बता दे रहा हूँ। ये जो टॉपिक है सोशल चैलेंजेस इन ब्राज़ील सिंस 1980s, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ये आप लोग कह सकते हो कि इग्नो का ये एक फेवरेट क्वेश्चन में है। इस वजह से इस टॉपिक को थोड़ा अच्छी तरीके से केयरफुली समझना, इसको मैंने सिस्टमेटिकली अरेंज करने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को चीज़ें समझने में आसानी हो। क्योंकि ये बुक अगर आप लोग स्टडी करोगे तो आप लोग देखोगे कि आप लोगों को चीज़ें सिस्टमेटिकली नहीं मिल रही है। तो ये जो क्लास है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। साथ ही साथ इसके जो नोट्स है, पॉइंट्स है, ये आप लोग अपनी नोटबुक पे नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। पहले हम शुरू करते हैं डेमोग्राफिक फैक्ट्स को लेकर, यानी कि ब्राज़ील में वो कौन सी फैक्ट है जिसके वजह से हम ब्राज़ील को थोड़ी अलग तरीके से देखते हैं। ब्राज़ील जो है वो वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट कंट्री है, यानी कि एरिया के बेसिस पे ब्राज़ील वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट कंट्री है। और अगर साउथ अमेरिका की बात करें, साउथ अमेरिका में ब्राज़ील सबसे बड़ी कंट्री है। ब्राज़ील में पॉपुलेशन भी, क्योंकि एरिया ज़्यादा है इस वजह से पॉपुलेशन भी ज़्यादा देखी जाती है। इस वजह से वर्ल्ड में 6th रैंक पे है ब्राज़ील की पॉपुलेशन। यहाँ पर हम जब बुक में देखते हैं, बुक में 6th रैंक की बात की जाती है, लेकिन आज अगर आप 2023 के डाटा को देखोगे तो वहाँ पर ब्राज़ील का पोजीशन 7th है। लेकिन हम एग्ज़ाम में बुक में जिस तरीके का मेंशन की गई है, बुक में जिस तरीके का डाटा प्रोवाइड की गई है, हम उसी को लिखने वाले हैं। यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे कि ब्राज़ील का जो रैंक है वो वर्ल्ड में 6th है पॉपुलेशन के बेसिस पे। और अगर लैटिन अमेरिका की बात करें, वहाँ पर ब्राज़ील का रैंक है फर्स्ट, यानी कि यहाँ पर लैटिन अमेरिका का लार्जेस्ट पॉपुलेशन देखी जाती है ब्राज़ील में। अब जब HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, जहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर किस तरह की कौन सी देश है जहाँ पर किस तरीके का ह्यूमन डेवलपमेंट हो रही है, इसके बारे में रिपोर्ट दी जाती है। इसमें ब्राज़ील का रैंक 2004 में 65 था। 177 कंट्रीज़ में ब्राज़ील का रैंक था 65। ये हम देख सकते हैं कि कुछ मिडिल रीजन में आता है ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। इस वजह से हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत बेहतर पोजीशन है उस टाइम पे 2004 में। लेकिन अगर हम 1980s की बात करें, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में था, बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन में था ब्राज़ील। इसके मुकाबले 2004 में थोड़ा बेहतर हुआ है इनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जब हम एडल्ट लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो 2004 में ब्राज़ील का एडल्ट लिटरेसी रेट था 86.4%। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप लोग याद रखना, जो उनका प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम है, यानी कि जो बेसिक एजुकेशन है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। यहाँ पर जो गांव है वहाँ पर बहुत कम डेवलपमेंट हुई है एजुकेशन को लेकर। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें एडल्ट लिटरेसी रेट के बारे में, तो ब्राज़ील में एडल्ट लिटरेसी रेट 86.4 है। फिर अर्बन पॉपुलेशन, ज़्यादातर ब्राज़ील में ज़्यादातर लोग ब्राज़ील में अर्बन एरियाज़ में रहना पसंद करते थे। उनका जो टोटल पॉपुलेशन है, इनमें 82% लोग अर्बन एरियाज़ में रहते हैं। ये 2001 के हिसाब से है।
अब ब्राज़ील में हम बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग फैक्टर है, हिस्टोरिकल फैक्टर है, उनका कोलोनाइजेशन का कारण है, स्लेवरी का कुछ हिस्ट्री है। इन सारे हिस्ट्री की वजह से हम ब्राज़ील का जो पॉपुलेशन है इसमें बहुत सारे डाइवर्सिटी देखते हैं। यहाँ पर ब्राज़ील में नेटिव अमेरिकन्स देखे जाते हैं, अफ्रीकन्स देखे जाते हैं, साथ ही साथ कुछ यूरोपियन लोग भी ब्राज़ील में देखे जाते हैं। फिर धीरे धीरे टाइम टू टाइम सक्सेसिव इमिग्रेशन के वजह से, यानी कि लोग माइग्रेट करके बाहर के जगहों से भी ब्राज़ील में जाकर बसे हैं। उनमें से हम देखते हैं एशिया और यूरोप के कुछ इमिग्रेंट्स जो ब्राज़ील में जाकर रहते हैं। इस वजह से हम ओवरऑल अगर ब्राज़ील की बात करें, यहाँ पर एक मिक्स टाइप ऑफ पॉपुलेशन देखी जाती है, जहाँ पर अलग अलग वैरायटी के लोग, अलग अलग कलर के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग एक साथ एकजुट होकर रहते हैं, जिसके वजह से वहाँ पर कल्चरल डाइवर्सिटी भी देखी जाती है ब्राज़ील में। अब ये जो सारे डेमोग्राफिक फैक्ट्स हमने देखी है, इसके मदद से ही हम आगे की जो प्रॉब्लम्स है इनको एड्रेस करने वाले हैं। अब देखने वाले हैं रीजंस फॉर सोशल चैलेंजेस इन ब्राज़ील। ब्राज़ील में जो सोशल चैलेंजेस है इनका मेन कारण क्या है। ब्राज़ील में हम बहुत सारे सोशल चैलेंजेस देखते हैं, लेकिन इसका जो मेन रीज़न है ये बहुत सारे अलग अलग फैक्टर के कॉम्बिनेशन से बनता है। ऐसा कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं है जिसके वजह से ब्राज़ील में हम सोशल चैलेंजेस देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स है, जैसे हिस्टोरिकल फैक्टर है, इकोनॉमिक फैक्टर है, पॉलिटिकल फैक्टर है। इन सारे फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन के वजह से ही ब्राज़ील में हम कुछ सोशल चैलेंजेस देखते हैं। यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है लेगेसी ऑफ कोलोनियलिज्म। ब्राज़ील भी एक टाइम पर कोलोनाइज्ड था, यानी कि यहाँ पर जो पोर्तुगीज थे वो यहाँ पर रूल करते थे 16th सेंचुरी में। उनके रूल के वजह से, उनके कोलोनाइजेशन के वजह से ब्राज़ील में हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन देखते हैं उस टाइम पीरियड पर। वहाँ पर जो इंडिजिनस पीपल थे ब्राज़ील के, उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट किया जाता था। साथ ही साथ वहाँ पर अफ्रीकन स्लेव्स का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया है। हम सभी जानते हैं ये जो स्लेवरी का सिस्टम है ये बहुत ख़राब है। किसी एक ग्रुप को मास्टर बनाया जाता है, दूसरी ग्रुप को स्लेव बनाया जाता है। यहाँ पर जो स्लेव्स बनते हैं उनको बहुत ख़राब तरीके से ट्रीट किया जाता है। इस वजह से जो ये स्लेवरी का कॉन्सेप्ट और जो एक्सप्लॉयटेशन कोलोनाइजेशन के वजह से हुई थी, इसके वजह से हम ब्राज़ील में बहुत सारे चैलेंजेस देखते हैं और धीरे धीरे ये फैक्टर ही बहुत ज़्यादा रोल अदा करने लगे ब्राज़ील में। यहाँ पर जो ब्राज़ील में हम सोशल इनइक्वलिटीज़ देखते हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, इन सारे चीज़ों का जो जड़ था, यानी कि जो स्टार्टिंग था, वो हम कह सकते हैं कॉलोनियलिज्म और अफ्रीकन स्लेवरी का सिस्टम। फिर यहाँ पर जो कारण है सोशल चैलेंजेस का वो है वेव्स ऑफ इमिग्रेशन, यानी कि इमिग्रेशन यानी कि बाहर से लोग आकर जहाँ पर माइग्रेट करते हुए ब्राज़ील में बस गए थे। यहाँ पर हम कुछ यूरोप, एशिया और मिडिल स्टेट्स के लोग हैं जो माइग्रेट करते हुए ब्राज़ील में बस गए थे। ब्राज़ील में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देखे गए हैं इमिग्रेशन का। ये सारे चीज़ों के वजह से जो ब्राज़ील है उसमें तो कल्चरल डाइवर्सिटी देखी गई है, लेकिन इस कल्चरल डाइवर्सिटी के साथ साथ लोगों में सोशल डिवीज़न और इनइक्वलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। फिर यहाँ पर जो और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो ब्राज़ील के सोशल चैलेंजेस का कारण था 1980s में, वो था 1980s के टाइम पीरियड पर जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था ब्राज़ील में। ब्राज़ील में 1980s के टाइम पे इकोनॉमिक क्राइसिस देखा गया था। इस इकोनॉमिक क्राइसिस इतना ज़्यादा हद तक बढ़ गया था कि इसके वजह से हाई इन्फ्लेशन रेट था, यानी कि जो भी चीज़ें हैं उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। यहाँ पर जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब रहे थे और साथ ही साथ इन सारे चीज़ों को, हाई इन्फ्लेशन और पब्लिक डिबेट को सॉल्व करने के लिए जो गवर्नमेंट बहुत सारे इकोनॉमिक एडजस्टमेंट का अटेम्प्ट ले रही थी, लेकिन ये सारे जो इकोनॉमिक एडजस्टमेंट थे ये अनसक्सेसफुल बन रही थी। इस वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस के वजह से जो भी प्रॉब्लम्स हो रही थी ये सारे धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ने लगे। फिर यहाँ पर इसी इकोनॉमिक क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए
ब्राज़ील में कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए थे। लेकिन ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए थे ट्रेड लिबरलाइजेशन के ज़रिए, साथ ही साथ प्राइवेटाइजेशन के ज़रिए, लेकिन ये सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म जितना ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाले थे या फिर इनके इम्प्लीमेंटेशन के ज़रिए जिस तरीके का रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था उस तरीके का रिजल्ट नहीं मिल रहा था। यानी कि ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का, ये फेल हो गए थे। इसके वजह से भी हम ब्राज़ील में 1980s के टाइम पीरियड पर बहुत सारे सोशल चैलेंजेस देखते हैं। यहाँ पर हम ब्राज़ील में देखते हैं करप्शन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अगर हम ब्राज़ील की पॉलिटिक्स की बात करें तो यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी जाती है, यानी कि कौन गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, पॉलिटिक्स में कौन रहेगा, इस तरीके का जो चीज़ें हैं। साथ ही साथ लोगों के बीच में जो करप्शन है, ये करप्शन भी बहुत ज़्यादा हो गया था। इस करप्शन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से भी ब्राज़ील में हम चैलेंजेस देख पाते हैं। यहाँ पर करप्शन की वजह से जो भी सोशल पॉलिसीज लाई जा रही थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जो भी पॉलिसीज यहाँ पर तैयार की जा रही थी, रिफॉर्म लाए जा रहे थे, ये सारी चीज़ें इनइफेक्टिव हो रही थी क्योंकि यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा था अच्छी तरीके से। साथ ही साथ लोग सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे थे और करप्शन कर रहे थे। इन सारे फैक्टर एक साथ मिलकर 1980s के टाइम पीरियड पे ब्राज़ील में बहुत सारे सोशल चैलेंजेस का जन्म देती है। अब देखते हैं 1980s में ब्राज़ील में हम कौन से वो चैलेंजेस हैं जो देखते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को मेंशन करके दे दूँ, आप लोग अगर बुक उठाकर देखोगे, इग्नू की बुक स्टडी करोगे तो आप लोग देखोगे कि चीज़ें सिर्फ डिस्क्रिप्टिव टाइप दी गई है, आप लोगों को कोई पॉइंट वाइज नोट नहीं मिलेंगे। मैंने यहाँ पर उन सारे बुक्स का समराइज करके यहाँ से उन बुक्स से ही आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट निकालने की कोशिश की है, क्योंकि इन पॉइंट के द्वारा आप लोग अच्छी तरीके से याद रख सकोगे और साथ ही साथ आपको एग्ज़ाम के टाइम पीरियड पर रिकॉल करने में बहुत आसानी होगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 1980s के टाइम पर हम ब्राज़ील में क्या क्या सोशल चैलेंजेस देखते हैं। पहला जो चैलेंज है वो है पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। ब्राज़ील में इकोनॉमिक क्राइसिस के वजह से, साथ ही साथ उनका जो हिस्ट्री था, इन सारे चीज़ों के वजह से ब्राज़ील में पॉवर्टी और इनकम में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी देखी जाती है। जो पॉवर्टी है यानी कि जो गरीबी है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी, और जो इनकम थी, इनकम में जो लोगों में इनकम का गैप है वो इनइक्वालिटी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ब्राज़ील में उस टाइम पर 1980s के टाइम पर जो रिचेस्ट 10% लोग हैं, जो रिचेस्ट 10% हाउस होल्ड है, उनके पास 70 गुना यानी कि 70 टाइम्स ज़्यादा इनकम थी जो पुअरेस्ट 10% है। यानी कि जो गरीब 10% लोग हैं उनके मुकाबले जो रिचेस्ट 10% लोग हैं उनके पास 70 टाइम्स ज़्यादा इनकम थी। इससे ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर ब्राज़ील में कितना ज़्यादा इकोनॉमिक गैप था, इनकम इनइक्वालिटी था। यहाँ पर ये जो इनकम इनइक्वालिटी का स्टार्टिंग है, ये हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है कि ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती है उनके कंट्री का पास्ट से लेकर। यानी कि जो कॉलोनाइजेशन था, वहाँ पर अफ्रीकन स्लेव का सिस्टम था, इन सारे चीज़ों से ही हम वहाँ पर देखते हैं। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट, ब्राज़ील का गवर्नमेंट इन सारे चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। वहाँ पर ग्लोबलाइजेशन के ज़रिए सारे चीज़ों को, कुछ ग्लोबलाइजेशन के ज़रिए कुछ डेवलपमेंटल प्रोसेस लाए गए थी जिसके द्वारा वो लोग इन इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन के वजह से कुछ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किए गए थे, साथ ही साथ कुछ इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चर किए गए थे, यानी कि इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर किया गया था। लेकिन इन सारे चीज़ों के वजह से वो जो इनइक्वालिटी है वो दिन ब दिन और भी ज़्यादा बढ़ती ही जा रही थी। फिर यहाँ पर हम ब्राज़ील में देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट और जॉब मार्केट। ब्राज़ील का जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो रेट बहुत ज़्यादा पहले ही था, साथ ही साथ जॉब मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थी। लेकिन 1980s के टाइम पे जो इकोनॉमिक क्राइसिस था ब्राज़ील में, उस इकोनॉमिक क्राइसिस से उभरने के लिए
ब्राज़ील में कुछ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन किए गए थे, ताकि सारी चीज़ें सही हो। लेकिन इस स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के वजह से इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, और ख़ासकर जब इकोनॉमी में बदलाव आया, इसके वजह से जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो धीरे धीरे कम होने लगी। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट और जॉब मार्केट में बहुत बुरा नेगेटिव असर पड़ा था। यहाँ पर जॉब्स धीरे धीरे डिक्रीज हो रही थी, लोगों का एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम हो रही थी। यहाँ पर जो खासकर छोटे छोटे इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस थे, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। इस वजह से लोगों के पास जॉब भी कम होने लगी थी। इन सारे फैक्टर के वजह से हम देखते हैं कि ब्राज़ील में 1980s के टाइम पर बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट और जॉब मार्केट में बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखा जाता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं एजुकेशनल डिस्पैरिटीज़। हम जब भी किसी भी एक कंट्री की डेवलपमेंट की बात करते हैं या फिर कंट्री को आगे पहुंचाने की, डेवलप बनाने की बात करते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है एजुकेशन का। यानी कि लोगों को जितना ज़्यादा बेहतर एजुकेशन मिलेगा, एक कंट्री उतना ही ज़्यादा डेवलप करेगी। लेकिन जब हम ब्राज़ील की बात करते हैं, 1980s के टाइम पीरियड पर ब्राज़ील में एजुकेशन सिस्टम बहुत ही एक ख़राब सिचुएशन पे था। वहाँ पर जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम था वो वर्ल्ड के लास्ट में आता था, यानी कि वर्ल्ड के लास्ट रैंक पे सबसे सारे कंट्री से नीचे था उनका बेसिक एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पर जो खासकर गरीब स्टेट्स है, वहाँ पर हम नॉन अटेंडेंस ज़्यादा देखते थे, लोग ज़्यादा स्कूल में नहीं जाते थे। यहाँ पर लोगों की भी गलती है, साथ ही साथ गवर्नमेंट इनिशिएटिव में भी प्रॉब्लम था। इन सारे रीज़न के वजह से वहाँ पर जो गरीब स्टेट्स है वहाँ पर हम ज़्यादा नॉन अटेंडेंस देखते हैं, और इन सारे चीज़ों के वजह से प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम में बहुत बुरा असर पड़ा था। इसके वजह से जो प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम है उसमें कुछ रिफॉर्म की ज़रूरत थी। बाद में ये सारे रिफॉर्म लाए गए थे, लेकिन फिर भी जो लिटरेसी रेट में जो डिफरेंस था, यानी कि जो अमीर और गरीब लोगों के बीच में जो एजुकेटेड पर्सन का निकल के आना या फिर लिटरेसी रेट बढ़ना, यहाँ पर जो रिचेस्ट है उनके पास लिटरेसी ज़्यादा था, और जो गरीब थे, गरीब स्टेट्स थे, उनके पास लिटरेसी रेट बहुत कम होने लगा। यहाँ पर एजुकेशन डिस्पैरिटी की वजह से भी ब्राज़ील में बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स देखे जा रहे थे। जहाँ पर जो गरीब स्टेट्स है वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स और इंक्रीज होने लगे। फिर यहाँ पर देखा जाता है रीजनल डिस्पैरिटीज़, यानी कि जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील के हर एरिया को एक जैसा ट्रीट नहीं किया जा रहा था। यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल एजेंडास थे, साथ ही साथ करप्शन के वजह से हम रीजनल डिस्पैरिटीज़ देखते हैं ब्राज़ील में। यहाँ पर जो पॉवर्टी है और डेवलपमेंट है, इन सारी चीज़ों में हम रीजनल डिस्पैरिटीज़ देखते हैं। यहाँ पर अगर हम नॉर्थ रीजन की बात करें, ब्राज़ील की नॉर्थ रीजन में पॉवर्टी दिन ब दिन, यानी कि गरीबी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। और ऑपोजिट में अगर हम नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें ब्राज़ील की, वहाँ पर धीरे धीरे पॉवर्टी कम होने लगी, और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें कुछ सुधार आने लगा। यानी कि अगर हम शॉर्ट में कहें, नॉर्थ ईस्ट रीजन में इम्प्रूवमेंट होने लगी, और जो नॉर्दर्न रीजन है वहाँ पर धीरे धीरे चीज़ें और ख़राब होती जा रही थी। यहाँ पर इन सारे चीज़ों के वजह से जो सोशल चैलेंजेस है ब्राज़ील का, इसमें बहुत डिस्पैरिटीज़ देखी जा रही थी। जो गरीब स्टेट्स है उसके पास कुछ नहीं था, और जो अमीर यानी कि जो थोड़ा बहुत डेवलप्ड है उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेस होने लगी थी। यहाँ पर हेल्थ एंड डिजीज़ में भी इसका इम्पैक्ट हम देखते हैं। यानी कि जो ब्राज़ील में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही थी, यहाँ पर हेल्थ एंड डिजीज़ में भी इसका इम्पैक्ट देखा जा रहा था। लेकिन जब हम ब्राज़ील के लास्ट 50 ईयर की बात करें, वो लास्ट 50 ईयर में हेल्थ इंडिकेटर में ब्राज़ील थोड़ा बहुत प्रोग्रेस तो कर रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट इंक्रीज़ हो रही थी, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट डिक्रीज़ हो रही थी, इस तरीके का चीज़ें हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर भी कुछ हेल्थ इश्यूज़ आने लगे, जहाँ पर हम देखते हैं
एंडेमिक डिजीजेस धीरे धीरे बढ़ने लगी और कुछ नए तरीके का डिजीज जैसे एड्स जैसे डिजीज धीरे धीरे और बढ़ने लगे थे। इन सारे चीज़ों के वजह से वहाँ पर गवर्नमेंट को कुछ प्रिवेंटिव एक्शंस भी लेने ज़रूरी हो रहे थे। फिर यहाँ पर हम देखते हैं डेमोग्राफिक चैलेंजेस। जब हम ब्राज़ील की सोशल चैलेंजेस की बात करते हैं, यहाँ पर ब्राज़ील का एरिया बहुत बड़ा होने के वजह से वहाँ पर ऐसे भी जनसंख्या ज़्यादा थी, लेकिन वहाँ पर इतने ज़्यादा संख्या में लोग होने के वजह से वहाँ पर प्रॉब्लम भी ज़्यादा हो रही थी। यहाँ पर जब हम ब्राज़ील की बात करें, यहाँ पर बहुत सारे डेमोग्राफिक चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे ब्राज़ील को, जहाँ पर हम अलग अलग तरीके का एज स्ट्रक्चर के पॉपुलेशन देख सकते हैं। फिर यहाँ पर फैमिली बिहेवियर, जॉब मार्केट, ये सारे सिचुएशन में अलग अलग तरीके का प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। लेकिन ओवर द टाइम ब्राज़ील में भी इन सारे चीज़ों में धीरे धीरे सुधार आने लगा। यहाँ पर भी हम चेंजेस देखते हैं। यहाँ पर जो ये सारे चेंजेस है, इसके वजह से कुछ सोशल सिक्योरिटी सिस्टम की ज़रूरत थी और साथ ही साथ इस इतना बड़ा डेमोग्राफी को एड्रेस करने के लिए कुछ पॉलिसीज़ की भी ज़रूरत थी। इन सारे पॉलिसीज़ के वजह से लोगों के सोशल राइट और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले लोगों को। इन सारे इक्वल अपॉर्चुनिटी और सोशल राइट के लिए भी कुछ पॉलिसीज़ का ज़रूरी थे और गवर्नमेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत थी। यानी कि डेमोग्राफिक चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए कुछ पॉलिसीज़ की बहुत ज़्यादा इमीडिएट नीड थी ब्राज़ील में। अब हम अगर समरी की बात करें, हम इन सारे सोशल चैलेंजेस को समराइज करने की कोशिश करें, तो ब्राज़ील में 1980s के टाइम पे हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखते हैं। यहाँ पर जो प्रॉब्लम था वो स्टार्टिंग होता है उनके हिस्टोरिकल टाइम पीरियड से और 1980s में इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से भी हम इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखते हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें 1980s के टाइम पर हम हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी देखते हैं और इनइक्वालिटी भी देखते हैं ब्राज़ील में। यहाँ पर एजुकेशन और हेल्थ में भी डिस्पैरिटीज़ देखी जा सकती है रीजन टू रीजन। यानी कि जो गरीब स्टेट्स है उनके पास एजुकेशन और हेल्थ की फैसिलिटीज़ कम है और जो अमीर शहर है यानी कि जो रिच स्टेट है उनके पास एजुकेशन और हेल्थ का फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। इस तरीके का हम रीजनल डिफरेंसेस देखते हैं। साथ ही साथ इन रीजनल डिफरेंसेस को यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स है, पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी है, इनको एड्रेस करने के लिए कुछ पॉलिसीज़ की भी इंटरवेंशन की ज़रूरत है ताकि लोगों की सोशल सिक्योरिटी बनी रहे। अब ये सारे इतने जो रेंज ऑफ चैलेंजेस है, इन सारे चीज़ों को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे। यहाँ पर कुछ पॉलिसीज़ तैयार की गई थी, यहाँ पर कुछ एक्शंस लिए गए थे। ये सारे पॉलिसीज़ और एक्शंस तैयार किए गए थे इस एम के साथ ताकि लोगों के बीच में सोशल राइट्स को प्रमोट किया जा सके, जो इनइक्वालिटी है इसको रिड्यूस किया जा सके, लोगों के बीच में एजुकेशन, हेल्थ केयर और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, इन सारे चीज़ों को लोगों के पास पहुंचाने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए थे। इन सारे इनिशिएटिव के वजह से ही हम आज देखते हैं कि ब्राज़ील का जो भी प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे कम हो रही है और ब्राज़ील थोड़ा बहुत डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। तो आज का ये जो सेशन है, यहाँ पर मैंने ब्राज़ील के रिगार्डिंग जो भी सोशल चैलेंजेस है 1980s से लेके इसके रिगार्डिंग आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझाई है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है सोशल चैलेंजेस इन ब्राज़ील सिंस 1980s, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इग्नो के एग्ज़ाम के लिए। ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, इस वजह से इस चीज़ को ज़रा भी लाइटली मत लेना, इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। आप लोग इस पॉइंट को, अलग अलग पॉइंट को थोड़ा अपने नोटबुक के नोट डाउन करके जाना। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना। आशा करता हूँ आज का जो ये क्लास है ये आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर क्लास अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को दोस्तों में शेयर कर देना, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।